राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपके टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 51वां प्रश्न। हमारा प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसके ऑप्शन हैं कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या फिर डाल्टन। तो किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। इसका जो अर्थ होता है किंडरगार्टन का, वो होता है बच्चों का उद्यान या फिर बच्चों का बगीचा। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। इसके ऑप्शन है विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्न। देखिए, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं और न ही वो निष्क्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है ए और उसे माता पिता को सूचित करना, बी है छात्र को दंडित करना, सी है उसे नज़रअंदाज करना या फिर डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उसके उपचारों का सुझाव देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्र का जो अवांछित व्यवहार होता है उसके संशोधन हेतु सबसे अच्छी जो विधि होती है, सबसे पहले उसके कारणों का पता लगाना और फिर उसको दूर करने के लिए उपचारों का सुझाव देना होता है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। और इसके अलावा डिसग्राफिया, जिसे डिस्प्रेक्सिया भी कहा जाता है, वो लिखने संबंधी समस्या से। तीसरा है डिसकैलकुलिया, जो कि गणितीय कौशल संबंधी समस्या से संबंधित है। और लास्ट है अफेजिया या डिस्फेजिया, किससे संबंधित है? यह है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, जिसे वाक क्षमता संबंधी विकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? इसके ऑप्शन हैं श्रवण बाधित विद्यार्थी, बी है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, सी है अस्थि बाधित विद्यार्थी या डी है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग ये शिक्षा में यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ है। इसके ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बी है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सी है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या फिर डी है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CWSN का तात्पर्य होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? पहला है वृत्तिक वृद्धि, बी है साक्षात्कार, सी है विश्वास या फिर डी संप्रेषण। तो परामर्श का जो तत्व नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, वृत्तिक वृद्धि। इसके अलावा देखिए, साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण क्या है? परामर्श के ही तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसके ऑप्शन है स्मृति, बोध, चिंतन या फिर वर्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है। इसके अलावा स्मृति, बोध और चिंतन शिक्षण के ही स्तर हैं। अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे है? इसके ऑप्शन है बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वनमानुषों से। तो कोहलर का जो संबंध था वो था ऑप्शन नंबर डी, वनमानुषों से। कोहलर के सिद्धांत को क्या बोला जाता है? अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, अधिगम का पठार क्या है ये?
इसके ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, अधिगम में दोष है या फिर अधिगम में अवरोध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का क्या होता है, सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को क्या कहा जाता है, अधिगम के पठार कहलाते हैं ये। अगला प्रश्न है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है पेवलॉव, हल, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर महोदय। अगला प्रश्न है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। इसके ऑप्शन है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। देखिए छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी कैसा करेगा, अच्छा ही व्यवहार सीखते हैं वो भी। अगला प्रश्न है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रस्तावित किया था। तो इसके ऑप्शन है कोहलर, हल, कैंडलर या फिर ब्रिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हल। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। हल के सीखने की विधि को क्या कहा, को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है D.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम या फिर एचिसन। तो जो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेविड ह्यूम। इनके अलावा D.W. एलन, बुश और एचिसन तीनों ही शिक्षण की विचारधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। बोगार्ट्स, कार्ल्टन, हल या फिर स्किनर। तो जो विनेटिका प्रणाली है उसके प्रतिपादक थे ऑप्शन नंबर बी, कार्ल्टन। देखिए विनेटिका प्रणाली जो इसकी शुरुआत हुई थी वो विनेट शहर से हुई थी, इसीलिए इसका नाम विनेटिका रखा गया। और इसमें बालक को कार्य करने की क्या दी जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। और बालक इसमें पाठ्यक्रम को क्या करता है, छोटे छोटे भागों में बांटता है और छात्र एक इकाई को दूसरी इकाई से जोड़ना शुरू करता है। इसमें जो टीचर होता है वो केवल उसका क्या करता है, पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। इसके ऑप्शन है अन्वेषण, योजना, व्याख्यान या फिर मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंने योजना बोल दिया था, योजना नहीं है। व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। बी है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सी है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। चौथा है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है, विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है।
अतः विकल्प बी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए बी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो समावेशी शिक्षा में केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि क्या होता है उसमें सभी विद्यार्थियों को की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जाता है या बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसमें सभी बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या फिर मौन। तो ये फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो अभिभावक कथन होता है वो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शामिल नहीं है। इसके अलावा शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या फिर शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपग्राम। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा? डॉक्टर मेस, योकम ने, सिम्पसन ने या फिर कॉलेस्निक ने। तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मेस का। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। इसके ऑप्शन है क्रिया और प्रतिक्रिया की, बी है ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर बी होना चाहिए था, प्रत्यक्षीकरण की। अगला है निदान की या फिर उपयुक्त सभी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की जो अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। तो इसमें जो मुख्य संक्रियाएं होती हैं वो है क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रत्यक्षीकरण और निदान। तो ये सभी ही इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरता है, इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? अनुक्रिया, सामान्यीकरण, अनुक्रिया, अनु, उद्दीपक, सामान्यीकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब कोई बच्चा किसी काली गाय, काला कुत्ता या काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है तो इस प्रकार का अनुबंधन क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। क्योंकि वो हर एक जो भी चीज़ काली होगी उनसे क्या करता है? डरता है। तो वो उद्दीपक का सामान्यीकरण कहलाता है इसमें। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो शिक्षण विधि का चयन करते समय कभी भी शिक्षक अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में नहीं रखता। किसी भी बच्चे को जब कोई टीचर पाठ पढ़ाता है या कोई भी उसको शिक्षा देता है तो कभी भी टीचर के दिमाग में ये नहीं आता है कि बच्चे के अभिभावक क्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता, बी है सामूहिकता की प्रबलता, सी है जिज्ञासा की कमी और डी है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है। लेकिन जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं देखने को मिलती है। इसका अगला जो अंतिम हमारा आज की वीडियो का प्रश्न है वो है, अभिसारी एवं अपसारी चिंतन किसने दिया था? इसके ऑप्शन है गार्डनर, टर्मन, आसुबेल या फिर गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिलफोर्ड। आप इसे नोट डाउन करिए कि गिलफोर्ड ने अभिसारी और अपसारी चिंतन कब दिया था? ये दिया था इन्होंने 1956 में, 1956 में। और ये अभिसारी और अपसारी चिंतन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। मैं अब जल्दी ही आपके लिए इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी।
मिलते हैं तब तक मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।